हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी 365। आज हम लोग कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, इन विच वी विल डिस्कस दीज मेनी टॉपिक्स। सो टुडे इज़ द टाइम टू ईट द फ्रूट्स ऑफ आवर ट्री विच वी हैव डेवलप्ड थ्रू हार्ड वर्क। मतलब क्या कि जो हमने फ्रॉम लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक में जो हमने कंप्लीट बेसिक्स को कवर किया है, आज हम लोग देखेंगे पावर ऑफ बेसिक्स। आप बिल्कुल जो टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, टफेस्ट टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज उसके साथ आप प्ले करेंगे, आप बिल्कुल इंजॉय करेंगे। लगेगा ही नहीं कि ये कोई बिल्कुल कुछ टफ टॉपिक है, बिकॉज ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है। आज के लेक्चर के लिए थोड़ा सा भी लोड नहीं लेना है, कीप काम एंड रिलैक्स, you will enjoy the lecture because already you know everything, each and every topic you already know. Some 2-3 concepts are remaining which we will develop through the remaining lectures जब हम लोग इसको कवर करेंगे। तो on this note we will start our discussion to cover biotechnology। देखो यहाँ से हमारी आर्टिकल स्टार्ट हो रही है एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जीन में चेंजेस लाने के लिए हम जो जो टूल्स के इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमारे पास आज क्या क्या टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले डिफाइन किया है व्हाट इज़ जीएम टेक्नोलॉजी। तो जीएम टेक्नोलॉजी का मतलब क्या कह रहा है कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल्स टू अल्टर द डिज़ायर कैरेक्टर। मतलब आप कोई भी, जैसे मान लो ये डीएनए है, किसी का भी डीएनए हो सकता है, चाहे इंसान का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है। जब आपको डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो आप क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर क्वालिटी वाले जीन को, या कहीं पे डिजीज़ है, कहीं पे कोई खराबी है, किसी जगह के मान लो जीन के कारण स्किन की कलर ब्लैक हो रही है, तो आप क्या करते हो, उसको अल्टर करते हो। अल्टर मतलब क्या, इसको कट करके पहले तो इसे निकाल देनी है, और जो जिस ट्रेट की, जिस क्वालिटी की आपको जीन चाहिए, आप उसे जाके यहाँ पे ऐड करते हो। तो उसी के लिए हम जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हैं, जो सारे टूल्स के इस्तेमाल करते हैं, दैट विल बी कम अंडर जीन मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें बात कर रहा है क्या, मेजर अप्रोचेस टू जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग में मेजर अप्रोच क्या है। तो अभी पता है पूरी दुनिया ने, मतलब दुनिया के जो साइंटिस्ट है, उसने 3 बेस्ट जीन कटिंग टूल्स को डेवलप किया है। मतलब जीन को एडिट करने के लिए दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी में से ये 3 का नाम आता है, जिसमें से सबसे पहले तो बात है CRISPR-Cas9 के बारे में, सेकेंड वन इज़ इंडोन्यूक्लियेज के बारे में है, एंड थर्ड वन इज़ साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज। इसमें से इंडोन्यूक्लियेज हम लोग ऑलरेडी जब हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे तो कवर किए थे। इन दोनों के बारे में थोड़ी डिटेल से हम लोग अभी यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करेंगे, बस 2 मिनट के बाद जब ये टॉपिक यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे काफ़ी आपको डिटेल में जस्ट बताएंगे। नीचे में है इसके बारे में, CRISPR-Cas9 के बारे में भी है और SDN के बारे में भी है, तो इस दोनों के बारे में भी आपको हम डिटेल से बताएंगे, बट थोड़ी सी इस फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं। इंडोन्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। हमने बात किया था कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी में जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये हमारी बेसिक जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने बात किया था कि हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास कुछ टूल्स हैं। मान लो जीन को कट करने के लिए टूल्स हैं, फिर कट करने के बाद हमें जीन को ऐड करना होगा, या मान लो कुछ पार्टिकुलर टाइप का आपको डीएनए बनाना है, जो चाहते हैं आप अपनी क्वालिटी की तरह का, आप जैसा चाहते हैं उस तरह का डीएनए बना के यहाँ पे ऐड करना, तो उसके लिए भी हमारे पास टूल्स था। तो जो डीएनए कटिंग एंजाइम था, जहाँ से हम डीएनए को कट करते थे, तो ये कट करने के लिए हमारे पास 2 है। मान लो आप लिए कैंची लिए, इसको आप इधर से कट कर सकते हो, या किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जाके कट करोगे। जनरली देखा गया है बायोटेक्नोलॉजी में एक्सोन्यूक्लियस का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जीन को मान लो बाहर से जाके कट करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होगा या स्पेशल कोई डिजीज़ होगा। आप स्टार्टिंग से कट कीजिएगा तो हमारा डीएनए ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में एक्सोन्यूक्लियस का कोई ज़रूरत नहीं है, इंडोन्यूक्लियस का ज़रूरत है, जो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जाके कट कर दे। ऐसे इंडोन्यूक्लियस को जो हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढा, उनका एक नाम था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जिसे शॉर्ट में आरई कहते हैं। और होपफुली ये जो हिंदी में आरई होता है, उसके नाम से भी देखो इसका प्रोनाउंसिएशन मैच होता है। ये जो आरई से जो लकड़ी कटता है, हम लोग डीएनए काटने के लिए भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, जो कि इंडोन्यूक्लियस का हम लोग काम करते हैं। बात बची अब ये दो इसको थोड़ी देर में बस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लॉ एक्ट्स जो कि गवर्न करता है जीन एडिटिंग इन इंडिया। मान लो इंडिया में साइंटिस्ट को जीन एडिटिंग करनी है,
तो उसके लिए कितनी लॉ को ध्यान में रखनी है, कौन कौन से लॉ गवर्न करता है उन चीज़ को, जिसके लिए उसे पहले अप्रूवल लेना होगा गवर्नमेंट से। तो ऐसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्ट बनाया है, जैसे कि सबसे फर्स्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सीड एक्ट। आप इसको इसके नाम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे कुछ रिसर्च हो रहा है, तो वो उसमें इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। मान लो कोई हमें मेडिसिन बनानी है, उसमें जीन एडिटिंग करनी है, जैसे कार्टी सेल थेरेपी हमने पढ़ा था, वह एक तरह का ड्रग है, तो उसे इस लॉ को फुलफिल करना होगा। हम लोग मान लो क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लांट कल्चर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो सीड एक्ट को फॉलो करना होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, एंड लास्ट वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नॉट टू रिमेंबर दीज मेनी एक्ट्स, बट आपको एक बार ओवरऑल देख लेना है। एग्जाम में डायरेक्टली ये एक्ट नहीं पूछेगा, जो मेजर एक्ट पूछेगा वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, बिकॉज सारी अप्रूवल जीन एडिटिंग से यही करता है। तो इसे बस ऊपर ऊपर आपको देख लेना है। नेक्स्ट फिर बात करता है, फिर से 1.2 आर्टिकल में बात कर रहा है जीनोम एडिटिंग से। जीनोम एडिटिंग भी सेम बात, जब आप जीन लेवल पे जाके एडिटिंग करते हो, तो इसमें जो सब टॉपिक्स है बात कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हमने अपने बेसिक के लेक्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भी अच्छे से डिटेल में कवर किया था, जहाँ पे कि हम लोग जीएम मस्टर्ड कवर किया था, बीटी ब्रिंजल कवर किया था, बीटी कॉटन भी हमने पढ़ा था। उसी से रिलेटेड इसमें एक ग्रेट डेवलपमेंट देखा क्या जो हमने जीएम मस्टर्ड बनाया था ना, उसमें से क्या हुआ कि अभी बहुत सारे चीज़ को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अप्रूवल दे रहा है। अप्रूवल मतलब क्या, देखो अभी तक का क्या अपडेट था कि जो भी चीज़ बायोटेक्नोलॉजी, मान लो प्लांट में हम लोग यदि बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन कुछ कर रहे हैं, तो प्लांट में दो कैटेगरी बना हुआ था। एक तो जो कि मान लो हम लोग फूड के तरह उसको यूज़ करेंगे, और एक तो मान लो जो इसका ऐसे यूजेस होगा जो कि हम जिसको कंज्यूम नहीं करेंगे। जैसे बीटी कॉटन था, बीटी कॉटन को हम लोग डायरेक्ट खाते तो नहीं है, तो दैट मीन्स क्या था, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अप्रूवल दे दिया था, बोला कि ठीक है इसका तुम प्रोडक्शन करो। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इससे बचता था कि जो भी चीज़ को हम लोग मान लो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल मतलब बैगन हुआ, ब्रिंजल को हम लोग डायरेक्ट खाते हैं। जैसे जीएम मस्टर्ड हुआ, मस्टर्ड मतलब क्या, जिससे तेल बनाना है, इसे भी डायरेक्ट हम लोग फूड के में हम लोग खाना में खाते हैं इसे। इसका मतलब है जो भी चीज़ खाने वाले चीज़ में हम लोग ये जीन एडिटिंग कर रहे थे, उसको अप्रूवल से बायोटेक्नोलॉजी अभी तक बचता था। क्यों? क्योंकि हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है ना, हमने जीन लेवल पे जाके छेड़छाड़ कर दिया है। क्या पता उसे हम लोग खाए और हमारा खुद का जीनोम में कुछ उसका चेंजेस देखने को मिल जाए। तो यह बिकॉज इंसान की यदि जीन में थोड़ी सी चेंजेस होगी तो समझ रहे हैं ये जनरेशन टू जनरेशन जाएगी, और जिससे कि बहुत बड़ा ग्रेटर खतरा हो सकता है। तो अभी तक ये चीज़ में बचते थे हम लोग कि उसको खाने वाले चीज़ में अप्रूवल नहीं देते थे। लेकिन रिसेंटली में क्या किया, खाने वाले भी कुछ प्रोडक्ट पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अप्रूवल दे दिया। तो किस वाले पार्ट में जीनोम एडिटिंग वाले पार्ट को अप्रूवल दिया और कौन से जीनोम एडिटिंग पार्ट को अप्रूवल नहीं दिया। देखिए यदि आप भी इस जगह गवर्नमेंट में रहते या फिर आप खुद साइंटिस्ट रहते, आप बोलते कि हाँ अभी तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सही काम किया है, बिकॉज दो तरह का जीन एडिटिंग हो जाता है। उसी पे अभी जो पूरी की पूरी डिस्कशन जो एसडीएन है ना, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, ये जो ऊपर में न्यूज़ छोड़ा है हमने, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें जीन एडिटिंग तो खुद से हो रहा है। तो उसी चीज़ पे हमें डिस्कशन करनी है, बस उसको करते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो यही यहाँ पे बात कर रहा है क्या कि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इशू किया गाइडलाइन फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट। तो जो जीनोम एडिटेड प्लांट है उसके लिए सेफ्टी असेसमेंट क्या है, असेसमेंट में कि ईज नॉर्म कर दिया है, मतलब आराम कर दिया है, हल्का नॉर्म कर दिया है। मतलब क्या बोला कि जाओ अब तुम मस्ती से क्या करो, इसको डेवलप कर सकता है। किसको डेवलप कर सकता है, थोड़ा और डिटेल में यदि बात करें तो क्या किया, इस गाइडलाइन में एग्जम्प्ट कर दिया, मतलब छूट दे दिया किसको, कि जो भी जीन एडिटिंग हम लोग कर रहे थे SDN1 से और SDN2 से। लेकिन ध्यान में रखना है, इस आर्टिकल में अभी आपको कंप्लीट न्यूज़ नहीं दिया है। हमने SDN1 को अप्रूवल दे दिया, SDN2 को अप्रूवल दे दिया, बट SDN3 को अभी अप्रूवल हमने नहीं दिया है। SDN3 को हम नहीं करेंगे, इसको अलाउ नहीं किया है। इस पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन अभी भी बिल्कुल गाइडलाइन के अंदर में है, इसको एग्जेम्पशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, बस कवर कर रहे हैं।
और ये सभी चीज़ को एग्जम्प्ट किससे मिलता है, हम जब बेसिक्स पढ़ रहे थे आपको बताया था, बस एक ही लॉ है, रूल्स 1989। इसका पूरा नाम हालांकि यहाँ से स्टार्ट होता है, मैन्युफैक्चर, यूज़, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स, रूल्स 1989। शॉर्ट में इसे रूल्स 1989 कहते हैं। हमने इसे भी कवर किया था, होपफुल्ली आपको याद होगा। ये देखो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में, और जो हमारे पास इंडिया में लॉ है, ये पूरी लॉ का नेम यहाँ तक है और शॉर्ट में इसे रूल 1989 कहते हैं, जिससे नोटिफाइड किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इससे क्या मिला है, इसको एग्जेम्पशन मिला है, एग्जेम्पशंस मिला है। अब हम लोग जाके पहले इसमें, उसके बाद एसडीएन के बारे में उतनी डिटेल में यहाँ पे आर्टिकल है, तो क्या करें यहीं पे कवर कर ले या पहले आगे पढ़ते हैं। थोड़ी सी आप पेशेंस बनाए रखिए, आपको समझ में आ जाएगी, हम बस उसको स्टार्ट कर दें, या नहीं तो पहले क्या करते हैं, वेट अ सेकेंड, मुझे सोचने दीजिए मुझे क्या करना चाहिए अभी इसमें। देखो इसको कवर कर ही लेते हैं, SDN1 को और SDN को कंप्लीट कवर कर लेते हैं, जीन एडिटिंग टूल को। तो उसके बाद चूंकि यहाँ पे भी कवर हो जाएगी, फिर यहाँ पे छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसको स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इसमें मेरे पास एक मैंने नोट्स में अपडेशन किया है, ये देखो। फिर से थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाइए, हमने बात किया था जीन को कट करने के लिए, जैसे जीन कटिंग टूल्स था हमारे पास, DNA को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास था, नया DNA बनाने के लिए हमारे पास टूल था। तो जो जीन कटिंग टूल्स जो हमने डेवलप किया था आरी को, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, एक हमारे पास सेम DNA को कट करने के लिए और औजार है जिसका नाम है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। परफेक्ट साइट पे जाके, वहाँ पे जाके जब वो जीन को कट करेगा, दैट इज़ नोन एज साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, SDN में और इंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस में। तो DNA जब आप इस SDN से जाके किसी जीन को कट करते हो, मान लो यहाँ से कट किया, तो इससे कट होने के बाद जब SDN के थ्रू ये कट होगा, तो प्लांट इसके बाद क्या करेगा, अपने आप इस कटिंग पार्ट के बाद इसको इसमें ज्वाइंट कर लेगा। इसको ज्वाइंट करने के लिए कोई दूसरा एंजाइम नहीं चाहिए। लेकिन जब हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, तो ये तो क्या करेगा, जाके DNA को कट कर देगा, और कट करने के बाद फिर जोड़ने के लिए हमारे पास फिर से DNA लाइगेज एंजाइम चाहिए। इतना ही अंतर है, हम बात कर रहे हैं इसमें। तो SDN क्या करेगा, SDN क्या करता है, DNA को जाके कट कर देता है, और जो प्लांट का अपना, उसका जो सेल का अपना खुद का इम्यून सिस्टम है, खुद का जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है, उससे क्या करेगा, फिर ये DNA को ऑटोमेटिकली खुद से जोड़ देगा। ये बहुत इसकी प्रॉपर्टी को, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। तो SDN का मतलब क्या हो गया, पहले तो पार्टिकुलर प्लेस पे जाके कट करेगा और इसके बाद प्लांट खुद से ज्वाइन कर लेगा। SDN 1, 2, 3 को अब समझते हैं। 1 में क्या होगा, जीन पार्टिकुलर प्लेस पे ऑटोमेटिक SDN, जैसे मान लो इसमें हमने डाला, इसको कट कर दिया, उसके बाद क्या करेगा प्लांट, तो इसको अपने आप जोड़ ही लेगा, ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। इसमें कोई भी कटिंग पार्ट के बाद इस जगह कोई भी एक्स्ट्रा DNA को हम यहाँ पे नहीं जोड़ते। क्लियर है बात को, यहाँ पे एक्स्ट्रा DNA या जीन को हम पार्ट को नहीं जोड़ेंगे, ओनली कट करके इस पार्ट को हटा दिया। अब यहाँ पे हम क्या हटा सकते हैं, मे भी हो सकता है कोई ऐसा, यहाँ पे मान लो इस पे पेस्ट लगता होगा, कोई कीटाणु लगता होगा, तो हमने इस डिजीज़ वाला पार्ट होगा, हमने क्या किया, इसको कट करके हटा दिया। और इसके बाद तो इससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। मान लो यदि आप, जैसे कि आप इससे डिजीज़ रेसिस्टेंस बना सकते हो, कोई पार्टिकुलर डिजीज़ था प्लांट को, आपने कट करके हटा दिया तो डिजीज रेसिस्टेंस। कोल्ड रेसिस्टेंस भी बना सकते हो, कोल्ड मतलब सपोज करो कोई प्लांट को अधिक ठंड लगती हो, तो उस पार्टिकुलर जीन को ही हटा दिया। ड्राउट रेसिस्टेंस बना सकते हैं, उसको पानी की प्यास ही ना लगे। पेस्ट रेसिस्टेंस बना सकते हैं, सैलिनिटी रेसिस्टेंस बना सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, डिजीज को सॉल्व कर दोगे, तो अब वो मोर प्रोडक्टिव होगा तो यील्ड बढ़ जाएगा, और ऐसे ही आपको जितनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए आप वो कर सकते हो। तो SDN 1 में सिंपल सी बात है, सिंपली कट करेंगे और प्लांट अपने आप जाके ज्वाइन कर लेगा। SDN 2 में क्या होगा, फिर से इस पार्ट को कट करेगा, लेकिन जितना सा पार्ट आप कट किए हो उतना सा पार्ट इसी प्लांट का जो जीन है या DNA जहाँ पे है, देखिए DNA और जीन, बार बार मेरे मुंह से
क्या हो रहा है, इंटरचेंजली निकल रहा है, उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो जीन है वही तो डीएनए है। हम बात सिंपल सी, क्या आप ये क्या क्या बात की थी, ये सेल था हमारा, सेल के अंदर में क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम था। जब हम इस क्रोमोजोम को पूरा ओपन कर दिए, जब इस क्रोमोजोम को हम लोग पूरा ओपन कर दिए, इसको बोले थे डीएनए। और इस डीएनए के पार्ट पे जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था, मतलब जो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट था, जहाँ पे क्या जो कोडिंग पार्ट था, उस पार्ट को हमने जीन बोला था। तो हम अभी काम कहाँ कर रहे हैं, कोडिंग पार्ट पे। तो जो पहली बात तो जीन है वो डीएनए तो है ही, इसीलिए जीन और डीएनए इंटरचेंजेबली बोला जा सकता है, कोई इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो हम बात कर रहे थे क्या कि ये पार्ट को मान लो कट कर दिया, इसको जब आप कट किए तो इसके जगह कोई पार्ट इसी प्लांट का लाके आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा। कोई दूसरे प्लांट का नहीं, इसी प्लांट का खुद का जीन इस जगह ऐड करना होगा। क्या है, आफ्टर कट इट्स ओन जीन इज एडेड। और क्या, अ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब होता है कि इसी तरह का जैसा यहाँ का क्वालिटी वाला डीएनए था, वैसा ही टाइप का जस्ट कॉपीड डीएनए यहाँ के ला के लगा दीजिए। और न्यूक्लियोटाइड मतलब आपको पता ही होगा, जो हमने बात किया था ATGC से हमारा पूरा डीएनए बना होता है, यही बेस पेयर से, नाइट्रोजनस बेस पेयर से, वो पार्ट इसमें ला के लगा देते हैं। इससे भी आप जैसा डिज़ायर चाहते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंस, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और भी कई सारे काम कर सकते हैं। ये था SDN1 SDN2। लेकिन SDN3 क्या है, इसमें भी पहले तो जीन को कट करेंगे पार्टिकुलर प्लेस पे, लेकिन यहाँ पे जो एडिशन करेंगे इस जीन में, कोई फॉरेन जीन होगा, कोई बाहर से जीन ला के यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब आप सोचिए, आप खुद अपने आप को अपनी जगह रख लीजिए, आप खुद सपोज कीजिए हम साइंटिस्ट हैं, तो आपको जब अभी अलाउ करना होता आप किसको करते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेन जीन है, ये खुद किसी प्लांट का अपना जीन नहीं था। मतलब हम यहाँ पे जीन को ग्रेटर लेवल पे एडिटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको अभी अप्रूवल नहीं मिला। बट ये चूँकि प्लांट का अपना ही जीन है ना, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जीन में एडिटिंग नहीं किए, छेड़छाड़ नहीं किए, ओनली जो डिजीज़ था उसको निकाल दिए। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इन दोनों के लिए नॉर्म ईज कर दिया, नॉर्म को हल्का कर दिया, और इसकी प्रोडक्शन को अलाउ कर दिया। इससे रिलेटेड जीन एडिटिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको कंप्लीट इसमें समझ में आ गई होगी। तो अब हमारा डिस्कशन को यहाँ पे देखिए, इसीलिए इसको एग्जम्प्ट कर दिया है रूल नंबर इतना से। इट इज़ बेस्ड ऑन अर्लियर एग्जाम्पशंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। मतलब पहले इसको एग्जाम्पशंस किससे मिल चुका था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। तो उसके बाद गाइडलाइन फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट 2022, 2022 के लिए जो 2022 में जो गाइडलाइन निकला, उस गाइडलाइन में और क्या बात थी। पहली बात तो इसकी एम क्या थी, एम था प्रोवाइड्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड साइंटिफिक गाइडेंस। देखो इतनी बड़ी ये इतनी बड़ी स्टडी है, इसमें गाइडलाइन रेगुलरिटी तो मेंटेन करना ही है। तो उसके लिए क्या किया है, रेगुलेशन लगाया है, ताकि कोई भी इसका गलत यूज़ ना करे। तो ये इसका एम था, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो एंड साइंटिफिक गाइडेंस ऑन द डाटा रिक्वायरमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट। स्कोप क्या है इसका, लिमिटेड टू प्लांट एंड प्रोडक्ट देयर ऑफ डेवलपिंग यूजिंग जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइंग SDN टेक्नोलॉजी साइट डायरेक्टेड टूल। और SDN ओनली प्लांट के लिए होता है, नॉट ऑन ह्यूमन के लिए होगा। तो SDN टेक्नोलॉजी हमने इसी को क्या किया, इस गाइडलाइन से थोड़ी इसको छूट मिली। गाइडलाइन किसने नोटिफाइड किया, पता है, वही MOE FCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। एंड ये किसके अंदर वर्क करता है, अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एग्जेम्पशंस क्या मिला, रिसर्चर्स हु यूज जीन एडिटेड टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई प्लांट जीनोम। तो जो प्लांट जीनोम पे बात कर रहा है उसको SDN1 SDN2 के लिए एग्जेम्पशंस मिला। सिग्निफिकेंस ऑफ द गाइडेंस, अब क्या होगा इसका सिग्निफिकेंस, जब नॉर्म को ईजी किया तो अब सब कोई इस पर ईजिली रिसर्च कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। हम जिस तरह की वैरायटी चाहेंगे SDN टेक्नोलॉजी से वैसा एडिटेड करेंगे, और क्या होगा, जेनेटिक वैरायटी वाला इम्प्रूवमेंट क्रॉप, ढेर सारा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये किससे गवर्न होता है, रूल 1989, रेगुलेट ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स एंड हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट देयर ऑफ। एडवांटेज ऑफ GM क्रॉप, ये सभी कुछ इसके एडवांटेज हैं। हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगा।
हम जिस तरह की क्वालिटी की चाहते हैं, जैसा न्यूट्रिएंट रिच चाहते हैं अपने क्रॉप को, उस तरह का जीन एडिटिंग करेंगे, वैसा हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, वैसा हमें प्रोड्यूस मिलेगा। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा, हम पेस्ट रेसिस्टेंस कर सकते हैं, डिजीज रेसिस्टेंस, ड्राउट रेसिस्टेंस, और भी कई सारे बेनिफिट। बायोटेक्नोलॉजी में तो कोई ऐसी लिमिट ही नहीं है, जो आप चाहते हो वो नहीं कर सकते हो। बट यही बस एक ही इशूज़ रहता है, क्या हमारे अर्थ पे, हमारे हेल्थ पे उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। कंसर्न क्या है? इन्वायरमेंटल कंसर्न है कि जेनेटिक कंटामिनेशन हो सकता है। जब हम जीन लेवल पे जाके छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे कि नेचर ने अपने से गढ़ा है, नेचर ने बनाया है, बट हम उसे जब अल्टर करेंगे, हो सकता है कुछ कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए उसकी सियोरिटी नहीं है, तो हम उससे बचते हैं। इकोनॉमिक मतलब फॉल्स क्लेम्स अबाउट यील्ड। इकोनॉमिक मतलब पहली बात तो क्या कि ये कह रहा है क्या, फॉल्स क्लेम है, बट ये मे बी में है, ऐसा नहीं है, बेनिफिट तो है ही कई ज़्यादा। बायोसेफ्टी की कंसर्न है और एथिकल कंसर्न है। एथिकल कंसर्न मतलब क्या, आजकल जैसे कि है बहुत जगह आपको जो है क्लोनिंग करवा लेते हैं। कई आपने न्यूज़ पढ़ा क्या, किसी का एक पेट मरा, उसने 2 क्लोन करवा लिया। अब ऐसा होगा किसी का मान लो एक बच्चा मरेगा, वो 2 बच्चे को जन्म करवा लेगा, 3 को। तो मतलब ये इथिकल कंसर्न है सोसाइटी पे, एथिक्स मोरालिटी वाली बात है। तो जीएम क्रॉप के बारे में फिर से बात कर रहा है। क्या होता है? बस वही चीज़ जहाँ पे कि आप क्या करते हो, सेल को ग्रो करते हो टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर मतलब क्या, होपफुली आपको सब कुछ पता होगा। हमने जो वेट अ सेकेंड, आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं फिर से। टिश्यू कल्चर आपको, ये जब हमने बात किया था, क्या हम एक ऐसा रोज प्लांट ग्रो करना चाह रहे थे जिसमें एबिलिटी थी चमकने की, तो हमने क्या किया था कि रोज के सेल में क्या किया, ये भगजोगनी का जो है ना, जो भगजोगनी को हिंदी में क्या कहते हैं, जुगनू कहते हैं। हाँ, मतलब दोनों हिंदी ही नाम है, लोकल टर्म भगजोगनी या जुगनू कहा जाता है। तो जुगनू का सेल को हमने डाल दिया। अब ये जो एक सेल हमने जो रिकम्बिनेंट बना दिया, मतलब ओरिजिनल सेल रोज प्लांट में हमने इसका, ये फायरफ्लाई का एक जीन डाला, इसको आप बोलेंगे रिकम्बिनेंट सेल। मतलब जब उसको आप बायोटेक्नोलॉजी में चेंज कर देते हैं, कुछ जीन के एडिशन करते हैं, तो उसे रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो इस जीन, ये जो सेल है एक नहीं, जब आप ढेर सारा चीज़ को इसको आप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, और इस चीज़ के बाद फिर आप सैपलिंग्स तैयार कर लेते हैं लैब में। इसी प्रोसेस को, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो यही टिश्यू कल्चर हम लोग इसमें बात कर रहा है। क्या, cells which are grown in tissue culture which develop into plant and seeds produced by this plant will inherit the new DNA। मतलब इस रोज प्लांट से जो अब मान लो नया, अब जैसे ये रोज प्लांट मेरा चमकने वाला रोज प्लांट डेवलप हो गया, अब इसका जो सीड गिरेगा, जो मतलब इसका जो ढेर सारा बच्चा होगा, मतलब इससे जो प्लांट अब जन्म लेगा, उसमें भी एबिलिटी होगा इस तरह से चमकने का, जैसे जुगनू चमकती है। तो यही बात कर रहा है। जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसजीनिक टेक्नोलॉजी, 2 वर्ड और इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आपको एमसीक्यूज़ में तो रह सकता है कि डिफरेंस क्या है जब हम बात करते हैं जीनोम एडिटिंग का, या फिर बोलते हैं ट्रांसजीनिक, क्या बोलते हैं, ट्रांसजीनिक टेक्नोलॉजी। दोनों में देखो, इसमें जीन एडिटिंग जब करते हैं तो जीन एडिट करके मतलब कहीं बाहर का डीएनए को हम नहीं लाते हैं। मतलब ये यदि मान लो डीएनए किसी का होता, तो हम इसी के किसी पार्टिकुलर पार्ट को क्या करते हैं, मान लो कट करके हटा दिया, हटाने के बाद कहीं का पार्ट इसमें जोड़ दिया या नहीं जोड़ा। लेकिन जब हम ट्रांसजीनिक की बात करते हैं तो कोई फॉरेन जीन लाके हम क्या करेंगे, इस पार्ट में ऐड करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रांसजीनिक। और जीनोम एडिटिंग में यही डिफरेंस है। वेरियस बॉडीज ऑन जीएम क्रॉप रेगुलेशन, कि जीएम क्रॉप को रेगुलेट कौन कौन करता है, मतलब उसमें से हमने इन सारी डिपार्टमेंट को भी ऑलरेडी डिस्कस हमने किया है। हमने इनको बहुत अच्छे से आपको एक सीरियली वेज में किसकी क्या काम है उस बेसिस में बताया है। तो आपको यहाँ पे उतना ध्यान, जितना ईजिली आपको, देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया था और इस डायग्राम से भी बताया था। पहले तो ये सारे बॉडीज़ हैं, जो टोटल 6 बॉडी हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी है, फिर जीईएसी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इन तीनों का काम है रेगुलेशन और अप्रूवल करना, और लास्ट में स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी का काम था मॉनिटर करना। कैसे कैसे करता है, फील्ड वर्क ट्राई होगा, जो चीज़ को डेवलप किया जाएगा उसको फील्ड पे लगा के पहले छोटा स्केल में देखेगा कि इन्वायरमेंट पे कोई इसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर उसके बाद जीईएसी लार्जर स्केल पे फील्ड सेफ्टी करता और बाद में क्लियरेंस देता। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इसको अप्रूवल करता, बाद में जाके फिर बोलता कि चलो अलाउ कर दिया। यह एक कंप्लीट प्रोसेस था, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो इसको हमने ऑलरेडी ये 4 5 6 जितनी वही चीज़ को यहाँ पे भी लिखा है, हमने इसे कवर ऑलरेडी कर लिया है।
दो बॉडी छूटा है, एक बॉडी ऊपर था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा बिकॉज यही एक बॉडी है जो मेजर वर्क इसी का योगदान रहता है इस पे रेगुलेशंस में। हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में हेड क्वार्टर है। किस, ये अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत वर्क करता है। इसका वर्क क्या है? सपोर्ट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एंड मैन्युफैक्चरिंग इन बायोलॉजी, प्रमोट यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन, इवॉल्व बायोसेफ्टी गाइडलाइंस। तो ये डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद हमने वो सब कवर कर लिया। फिर बात करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC के बारे में। ये किसके अंडर वर्क करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव है अप्रूवल करना लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स। रिलीज, इन्वायरमेंटल रिलीज करना हो तो ये इसके लिए अप्रूवल लास्टली करता था। हमने देखा अभी ऊपर डायग्राम में GEAC ही है जो कि फाइनल अप्रूवल दे देता है कि चलो ठीक है आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सब कुछ इसकी कंपोजिशंस कितने? 24 मेंबर्स इसमें होते हैं जो हर मंथ बैठते हैं, चेयर्ड बाय इसका। और चेयर कौन करते हैं? इसका चेयर होता है एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको चेयर करते हैं इस मीटिंग को। एंड हमने उसके बाद आर्टिकल में रिलेटेड न्यूज में कुछ बात कर रहा है कि GEAC रिकमेंडेड। तो और देखो क्या किया, इन्वायरमेंटल रिलीज में मतलब फाइनल अप्रूवल, ये जो इन्वायरमेंटल रिलीज था आफ्टर जब सेकेंड ट्रायल होता है, फील्ड ट्रायल के बाद देता है ये क्या, इन्वायरमेंटल रिलीज का। तो इन्वायरमेंटल रिलीज मतलब क्या, सब जगह से क्लियरेंस मिल गया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ये भी दे दिया, GEAC जब क्लियरेंस दे दिया तब इन्वायरमेंट रिलीज होता है। तो इन्वायरमेंट रिलीज किससे मिला है? तो देखो, ट्रांसजीनिक हाइब्रिड मस्टर्ड धाड़ा मतलब DMH11। लास्ट आर्टिकल ऑफ आवर डिस्कशन जब था, हमने जब बात किया था DMH के बारे में, तो एक सेकेंड, ये वाला न्यूज आपको याद होगा जब हम GM मस्टर्ड पढ़ रहे थे। तो GM मस्टर्ड में हमने देखा था 2 वैरायटी का हाइब्रिड हमने बनाया था, एक वरुणा का, एक अर्ली हीरा वैरायटी का। इस दोनों का जब हमने हाइब्रिड किया था तो उससे हमारा GM मस्टर्ड प्रोड्यूस हुआ था। इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया, दैट मीन्स ये अब हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर इसमें कहता है जो जिसका शॉर्ट में नेम DMH11 था। अबाउट DMH11 किसने बनाया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। हमने इसे कंप्लीट कवर किया जिसमें आपको हमने बताया भी था कि आपको याद रखना है बार्नेज लाइन जीन, बार स्टार जीन। तो इसे याद रखना है, इसे हमने डिटेल में कवर किया है। तो इसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। नेक्स्ट बात करता है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, SDN टेक्नोलॉजी। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें 3 कवर करनी है, तो 3 में से 2 आपको हम बता दिए, इंडो न्यूक्लियस बता दिए, SDN बता दिए, और अभी बात कर रहे हैं हम इसको। अच्छा, SDN तो हमने कवर कर लिया, वही साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस के बारे में। तो अब उसके बारे में आर्टिकल है तो पढ़ लेते हैं एक बार। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसी चीज़ को फिर अलग से इसने बताया जो ऊपर में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि रिवाइज्ड किया गाइडलाइंस किसके लिए, फॉर प्लांट एंड इस प्रोड्यूस, मतलब प्लांट और प्लांट की जो प्रोड्यूस होगी, कि डेवलप यूजिंग जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइंग साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। जो SDN, वो SDN टेक्नोलॉजी से जीन एडिटिंग करते हैं उससे कर सकते हैं, अप्रूवल मिल गया। क्या होता है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस? तो कहता है क्या, SDN और सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ क्लीविंग, मतलब कट करना DNA स्ट्रैंड्स टू अफेक्ट सब्सिक्वेंट जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग के लिए आप DNA को कट कर सकते हैं। टारगेटेड DNA ब्रेक है, जहां आप चाहते हो वहां जाके DNA कट कर देगा। इसमें फिर यहाँ बात करता है टेक्निक्स ऑफ SDN एप्लीकेशन, SDN1, SDN2, जो कि इसमें बात कर रहा है क्या, SDN1 में कोई भी फॉरेन DNA ऐड नहीं करते हैं, इसमें भी कोई फॉरेन ऐड नहीं करते हैं, इसमें ओनली कट करने वाली बात बताया था। इसमें क्या बताया SDN2 में, कि कट करने के बाद सेम इसी का DNA का एक टेम्पलेट जो है आप इसमें ऐड कर देते हैं। तो अ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट इज सप्लाइड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जितना सा पार्ट में कट किए हैं उतना सा ही पार्ट लेके आइए, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्वाइन कर ले एक दूसरे को। विच इन टर्न यूज्ड बाय सेल्स टू रिपेयर द ब्रेक। मतलब उसके बाद क्या बताए थे, SDN का तो ये काम ही है कि ज्वाइन उसका सेल खुद करेगा, प्लांट अपने आप अपनी इम्यूनिटी से उसको क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। SDN3 के बारे में फिर यहाँ पे बात करता है। SDN3 यहाँ पे हालांकि ये पॉइंट को नहीं लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही इस आर्टिकल में मिस किया है, कि हम इसमें एडिशन ऑफ क्या करते हैं, फॉरेन जीन करते हैं।
एडिशन ऑफ फॉरेन जीन करते हैं, उस पार्ट को ही इसने नहीं लिखा है। बाकी हालांकि नीचे लिखा है इसने कि SDN3 देखो यहाँ पे इस जगह ये पार्ट को मिस किया था, बट नीचे आर्टिकल ने लिख दिया है कि SDN3 प्रोसेस इन्वॉल्व्स द जीन ऑफ फॉरेन ओरिजिन, जो हमने अभी बात किया। बहुत डिटेल में इसको याद रखना है। SDN3 फॉरेन जीन को ऐड करता है, फॉरेन जीन को ऐड करता है, एग्जाम में फंसा सकता है यहाँ से। और SDN1-2 में कोई भी फॉरेन जीन नहीं होता है, देयरफॉर इसकी यूजेस को अलाउ कर दिया गया। और बाकी इसमें नेक्स्ट आर्टिकल है, द थर्ड वन इज CRISPR-Cas9। इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। CRISPR-Cas9 के बारे में हमने बस एग्जाम्पल देके आपको समझाया था बेसिक वाले डिस्कशन में कि ये भी एक जीन कटिंग टूल्स है। तो अब इसे देखते हैं ये होता कैसे है। थोड़ी सी बेस में समझना है, बेसिक में मतलब एक तो ऊपर ऊपर समझ जाओ। मतलब CRISPR-Cas9 भी एक जीन एडिटिंग टूल है, ये भी पार्टिकुलर प्लेस पे जाके जीन को कट कर देगा। लेकिन कट करेगा कैसे, तो उसको थोड़ा सा आप यहाँ समझ लो। देखो ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसे याद नहीं रखना है आपको, बस एक बार समझ लो। याद तो बस आपको यही एक लाइन रखना है, क्या यह एक DNA कटिंग टूल्स है, बस इतना याद रखने के बाद आपको काम चल जाएगा। और उतना हमें तो साइंटिस्ट बनना नहीं, बट फिर भी आपको हम समझाते हैं कि होता कैसे, वर्क कैसे करता है। देखो CRISPR-Cas9 जो है ना, यहाँ पे जो पहली बात तो ये जो Cas9 लिखा हुआ है, Cas9 का मतलब होता है CRISPR एसोसिएटेड सिस्टम। यही Cas9 है जो कि DNA कटिंग एंजाइम है, मतलब न्यूक्लियस है, ये जाके इसको कट करेगा। CRISPR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। पैलेंड्रोमिक रिपीट यहाँ पे एक वर्ड है, इस वर्ड को देखो पहले कर रहा हूँ, इसको आप बस इसको स्टोरी की तरह देखिए। इसको एक लाइन इसका कुछ याद नहीं रखना है भी आपको जो जो बता रहे हैं, बिकॉज ये काम की है नहीं, बट इसको बस समझ लीजिए। पैलेंड्रोमिक रिपीट का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा CRISPR-Cas9, ये जो क्या होगा, हम एक RNA बनाएंगे, ठीक है। ये RNA का पार्टिकुलर ये रिपीट मतलब उसका जो बेस पेयर है, ठीक है। ये RNA क्या करता है, हम एक ऐसा RNA बनाएंगे, ये RNA जाके मान लो ये बैक्टीरिया में डेवलप होता है। थोड़ा सा स्टेप वाइज समझाते हैं इसको, तब जाके आपको अधिक समझ में आएगा कैसे काम करता है। पहले एक बार ऊपर समझा देते हैं, फिर आपको वहाँ पे मारते हैं, अदरवाइज नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, यह एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ DNA है जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के जीनोम में। कैसे? CRISPR जो बात हुआ, ये जो कंप्लीट जो CRISPR है, ये बैक्टीरिया का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है। बैक्टीरिया ने इसको, इस इम्यूनिटी को एडेप्ट किया। कैसे एडेप्ट किया, तो याद है जब हम बात कर रहे थे आरी का, तो आरी, एक सेकेंड थोड़ा सा बस इसको समझ लेना, थोड़ा सा बस प्रेशर लोड नहीं लेना है, बहुत आसान चीज़ है। आप थोड़ा सा मुझे समय दो, बस मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। हमने बात किया था क्या, ये बैक्टीरिया का सेल था। बैक्टीरिया के सेल में जब बैक्टीरियोफाज वायरस ने क्या किया, अटैक किया होगा एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन। आज नहीं, आज से हो सकता है 100 साल पहले भी। तो पहली बार जब बैक्टीरिया पे ये वायरस अटैक किया, तो हर किसी में होता है, हमारे बॉडी में भी। सपोज करो यदि कोरोना वायरस किसी को हुआ, कोरोना हुआ, तो बहुत सारे लोग कैसे थे, ऑटोमेटिक ठीक हो गए। मतलब शरीर का हमारा इम्यून सिस्टम है, बिना कोई, उस समय वैक्सीन भी नहीं था, याद कीजिए 2020 के समय में बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पीपल क्या हुआ, ऑटोमेटिक ठीक भी हो गया कोरोना से। कैसे ठीक हुआ होगा, हमने तो कोई दवाई उस समय बना ही नहीं था। मतलब क्या, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या किया, उस कोरोना वायरस को किल कर दिया। तो हमारे बॉडी में एक और खासियत है, जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया आता है तो बॉडी रिकॉल कर लेता है कि ये बंदा फिर से आ सकता है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड बना लो अंदर में, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी ऑटोमेटिक बना लेता है। सेम एज बैक्टीरिया के सेल में भी जब पहली बार कोई वायरस मान लो अटैक किया होगा, ये बैक्टीरियोफाज, तो उस बैक्टीरियोफाज को तो बैक्टीरिया ने मार दिया, तो उससे जो क्या किया, अब बैक्टीरिया को भी याद रहेगा, अच्छा ये फिर से ये वायरस आ सकता है, बैक्टीरियोफाज वायरस, तो इसने भी क्या किया, एक इम्यूनिटी बना लिया, दैट इज नोन एज, ये वाली प्रोटीन जो बात कर रहे थे, ये CRISPR उसने क्या किया, अपनी इम्यून सिस्टम में डाल दिया और एक Cas9 प्रोटीन बना के अपने बॉडी में रख लिया। ये है बैक्टीरियल सिस्टम का मान लो DNA। बैक्टीरियल सिस्टम का जब आप DNA को क्लोज से देखेंगे तो उसके, जैसे कि हमारा DNA बना होता है, उसमें क्या रिपीट होता है, ATGC इस तरह का रिपीट होता है। उसमें भी क्या होता है, इसको पैलिंड्रोमिक रिपीट कहते हैं। इस पार्ट को मान लो हमने जूम किया है, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोमिक रिपीट, P रिपीट P और बीच में गैप होता है, जिसको स्पेसर DNA कहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करता है,
अपना जो है कि हियर बैक्टीरिया कीप सम प्रोटीन चॉपिंग डीएनए ऑफ वायरस ऑफ फ्यूचर इम्यून। तो मतलब ये जो स्पेस है, अब ये स्पेस क्या करेगा, अब अनदर देखो अब सिस्टम में क्या काम होगा। मान लो ये इस बार फिर से बैक्टीरिया आया, ये वायरस आया, बैक्टीरियोफाज वायरस आया। ये वायरस ने क्या किया, इस बैक्टीरिया के सेल पे बैठा और अपना जो है क्या वायरस इसमें छोड़ दिया। वायरस छोड़ने का मतलब क्या है, वायरस का मान लो ये डीएनए तुरंत क्या करेगा, अपना जो ही ये जो पैलिंड्रोमिक रिपीट जो था बैक्टीरिया का, वो क्या करेगा, वो इसको इसके पास भेज देगा, बोलेगा जाओ इससे थोड़ा सा दोस्ती कर लो। दोस्ती करने का मतलब क्या है, ये जाके इसमें चिपक जाएगा। जितना सारा स्पेस था इसमें बीच में पैलिंड्रोमिक स्पेस, ये स्पेस से जाके इस पर मतलब दोनों का बॉन्डिंग कर लेगा। अभी आपको बस एक लाइन याद रखना है यहाँ पे कैसा बॉन्डिंग होगा। ये है डीएनए। वेट अ सेकेंड, छोटा करने दीजिए। ये था बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये आरएनए आया। तो डीएनए आरएनए का यहाँ पे दोस्ती हो गया, डीएनए आरएनए कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और इसके बाद जो बैक्टीरिया ने Cas9 प्रोटीन बना के रखा हुआ है पहले से, Cas9 प्रोटीन बैक्टीरिया में होता है, ये प्रोटीन को बोला जाओ। अब जैसे ही ये दोस्ती बनेगा ना, डीएनए आरएनए बॉन्डिंग बना, Cas9 उसको देख नहीं सकता, वो जाके उसको इतना टुकड़ा करेगा कि बैक्टीरिया भूल जाएगा कि वायरस भूल जाएगा कि मेरा कितना टुकड़ा हुआ है। ठीक है, Cas9 क्या करेगा, प्रोटीन, इसका काम ही है डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल को मार के बिल्कुल ख़त्म कर देना। ठीक है, सेम यही प्रोसेस पे हम लोग क्या करते हैं। अब मान लो इस तरह से, अब हम इसका एप्लीकेशन समझते हैं जो हम इस आर्टिकल से लेना चाहते हैं। अभी तक आप बिल्कुल बस एक चीज़ याद रखना है, इसमें बैक्टीरिया में क्या होता है, जो आरएनए होता है वो डीएनए से दोस्ती करेगा, Cas9 जाके उसको चॉप कर देगा। मान लो ये हमारा अपना इंसान का जाइगोट सिस्टम है। जाइगोट मतलब क्या, स्पर्म सेल और एग सेल, मेल का स्पर्म और एग के सेल से बनने से जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में कुछ मान लो डीएनए बन रहा होगा। हमें पता चला क्या, पार्टिकुलर नाम का हो सकता है क्या कि जो मेल के स्पर्म से ही, या मेल को पहले से ही पता चल जाए, या मेल या फीमेल किसी को मान लो डायबिटीज, तो ये डायबिटीज को मान लो हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। ये जहाँ पे डीएनए में होगा, तो मान लेते हैं ये वाले सेल में क्या होगा, डायबिटीज ऐसा वाला पार्ट होगा डीएनए में। हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं इस पार्ट को रिमूव करने के लिए। तो इस पार्ट को रिमूव करना है तो हम क्या किए, अब पहले लैब में चले गए। लैब में हमें बनाना है एक आरएनए। ये हमारा क्या है, डीएनए। आपको क्या बताया, डीएनए आरएनए की पहले तो दोस्ती करवानी है। ठीक है, डीएनए आरएनए की दोस्ती करने के लिए, डीएनए तो ऑलरेडी हमारे जाइगोट में है, हमने एक लैब में बना लिया इस तरीके का आरएनए। आरएनए ऐसा आरएनए बनाया जो आरएनए बस इतने से पार्ट में जाके फिट हो जाए। बहुत ध्यान से समझना है, हम इस पार्ट पे ही ना दोस्ती करवाना, ताकि इसको कट करके हटाना है। हमने इतना सा पार्ट आरएनए बना लिया लैब में, और ये आरएनए को क्या किया, हम अपने जाइगोट में इंट्रोड्यूस करवा दिए। और क्या किए, ये जो हम जब वेक्टर ले रहे थे, हमें इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए वेक्टर चाहिए। वेक्टर में हम Cas9 प्रोटीन भी डाल दिए और आरएनए बना के डाल दिए। जैसे ये यहाँ से पहुँचा, पहला स्टेप क्या होगा, ये आरएनए जाके इससे दोस्ती करेगा। तो यहाँ पे देखो आप, डीएनए आरएनए की क्या हो गई थी, ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस तरह ब्लैक, इस तरह से जाके क्या किया, आरएनए दोस्ती कर लिया डीएनए से। जैसे देखा डीएनए आरएनए का मिलन हुआ, Cas9 वहाँ से दौड़ा, रुक जाओ, और रुकने के बाद इतना टुकड़ा मार के यहाँ के पूरे पार्ट को कट कर दिया। हम भी यही चाह रहे थे, इस पार्ट को कट कर दे। इसी पार्ट को कट करने के लिए तो यही मेथड हमें अलाउ करता है साइट डायरेक्टेड जीन एडिटिंग। हम जिस लेवल पे चाहते हैं, जिस जगह पे चाहते हैं, वहाँ पे जाके हम अपने डीएनए को कट कर सकते हैं। खासियत इसका ये है कि इस प्रोसेस में ये सारा कहानी जो हुआ, हम ये जो आरएनए बनाना चाहते हैं, ये हम लैब में बना सकते हैं, बहुत ईजिली बना सकते हैं, बहुत क्विक बना सकते हैं, बहुत सस्ते वे में बना सकते हैं। इसीलिए आज के समय का ये रिवॉल्यूशन था। इसीलिए जब इसे आज से 10 साल पहले इमैनुअल कारपेंटर ने जब इसे बनाया, एंड बायोकेमिस्ट जेनिफर डोंडू जब इसे बनाया, तो उसे नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। आप अपने न्यूज़ में आप अपने आर्टिकल में इसे करेक्ट कर लेंगे। विज़न के आर्टिकल में यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 2012 होगा। 2012 में से नोबेल प्राइज़ मिला था इन दोनों को। उसने 10 साल कंप्लीट किया है इसका, जो कि जीन एडिटिंग का ये CRISPR-Cas9 मॉलिक्यूल के बारे में उसने खोजा था।
अब उसके बाद व्हाट इज अबाउट इसके बारे में CRISPR-Cas9 के बारे में बात कर रहा है। यह एक जेनेटिक कोड है, सीक्वेंस फाउंड इन बैक्टीरिया में मिलता है, हमने देखा। फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ प्रीवियस बैक्टीरियोफाज दैट इन्फेक्टेड देम। बिल्कुल इसी बात को हमने बताया कि एक समय कभी इसको बैक्टीरियोफाज इस पर अटैक किया था, तो बैक्टीरियोफाज को तो मार दिया, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया, दैट इज Cas9 प्रोटीन को इसने डेवलप कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया यूजेस CRISPR सीक्वेंस to remember each specific virus that attack them by incorporating virus DNA into their own bacterial genome। तो जैसे कि सेम चीज़ करा है, जैसे हमने भी बात किया कि बैक्टीरिया भी रिमेंबर रखता है उसको कितने वायरस ने अटैक किया, और उसके बाद वो क्या करता है, उससे रिलेटेड इम्यून सिस्टम डेवलप करके रख लेता है, जो कि इस केस में भी उसने Cas9 प्रोटीन को डेवलप करके रखा है। ये क्या करता है, दिस गिव्स प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया। उसके बाद है CRISPR इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन Cas9। हमने बात किया Cas9 प्रोटीन से CRISPR एसोसिएटेड है, विच इज क्या है, एक बैक्टीरियल RNA गाइडेड इंडो न्यूक्लियस। मतलब RNA गाइडेड क्या, RNA को जहाँ पे देखा, उसके देखने के बाद RNA DNA का जहाँ पे दोस्ती हो रहा था, Cas9 प्रोटीन पहुँच के उसे कट कर दे रहा था, दैट्स वाई RNA गाइडेड। ये क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन है। वेयर इट इज द पॉइंट, RNA गाइडेड इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस इसलिए क्योंकि वो जाके कहाँ से कट कर रहा है, बीच में जाके कट करता है। हमने बात किया बायोटेक्नोलॉजी में एक्सोन्यूक्लियस की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट वंस एक्टिवेटेड विल मेक स्पेसिफिक एंजाइम दैट सीम टू हैव को इवॉल्व विथ CRISPR। जो कि कैसे डेवलप किया है, इवॉल्व हुआ है, दोनों साथ साथ CRISPR और Cas9 प्रोटीन दोनों साथ इवॉल्व किया है। जब बैक्टीरिया को क्या हुआ था, एक बार किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो ये इम्यूनिटी उसमें ऑलरेडी डेवलप हो गई। हाउ CRISPR वर्क, CRISPR वर्क कैसे करता है, 3 उसका की एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो क्या चाहिए आपको, एक गाइडेड RNA चाहिए। गाइडेड RNA मतलब उतना सा पार्ट खोज के लाइए, बनाइए लैब में, जितना से पार्ट को DNA को आपको कट करना है। वाट एवर पार्ट यू वांट टू रिमूव, यू मेक कम्प्लीमेंट्री RNA बनाना होगा, जिससे कि RNA और DNA की दोस्ती करवानी है। पहले क्या करेगा, RNA जाके उसको अपने जाल में फंसाएगा, बोलेगा आज बेटा आ जाओ, पहले उसको अपने जाल में फंसा लेगा RNA। जैसे हमने अभी फिर से एक बार देखो आप, तो हमने क्या किया, अपने लैब में इतना सा RNA बना लिया, ये RNA जाके इस DNA को फंसाएगा, दोनों में पहले दोस्ती करेगा, उसके बाद RNA अपना यहाँ से निकालेगा ये Cas9 प्रोटीन, और प्रोटीन जाके इसको टुकड़ों टुकड़ों में काट देगा। तो ये पहला प्रोसेस तो यही है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये वाली RNA डेवलप करनी है। RNA के बाद Cas9 डालना है। Cas9 मतलब क्या करेगा, तब जाके जब इसको कट कर देगा। और थर्ड में फिर आप वाट एवर कैरेक्टरिस्टिक यू वांट, अब आप मान लो कट कर दिया, वो वाला पार्ट यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो गया, ये वाला पार्ट जब चॉपिंग करेगा इतना सा पार्ट कट हो गया। अब यहाँ पे आप कोई डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहते हो जिस तरह की क्वालिटी चाहते हो, उस तरह का DNA बनाइए। ये फिर से DNA बना के क्या कीजिए, इसको फिर अपने में इंट्रोड्यूस करवा दीजिए जायगोट में, और उस तरह का क्वालिटी उस बच्चे में आ जाएगा जब वो बड़ा होगा। तो ये 3 इसका की एलिमेंट्स है CRISPR-Cas9 का। होपफुली आप समझ आ गया। इसके देखो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। चैलेंजेस मतलब क्या कि इथिकल चैलेंजेस है, वही वाली बात, मतलब डिज़ाइनर बेबी इसका। अब मान लो यदि इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं हो, या फिर कहीं चोरी छुप ऐसा हो जाए, तो कोई आदमी क्या कर सकता है। मान लो एक बच्चे का ये कंप्लीट अभी जायगोट है, उस जायगोट में मान लो देखा क्या उसका ये पूरा बच्चे का मान लो DNA इस तरीके से चाहेगा कि मान लो माइंड बहुत तेज़ उसको दिमाग लाना है, तो किसी पार्टिकुलर पर्सन का जाके उसमें से जीन का ऐसे पार्टिकुलर उस तरह से माइंड ले आएगा। बहुत सुंदर बनाना है, उस तरीके का जीन डाल देगा। शर्मा जी के अंकल के बेटा मान लो बहुत तेज़ होगा, तो उससे कुछ ला के उसका प्रॉपर्टी डाल देगा, वर्मा जी का कुछ प्रॉपर्टी डाल देगा। इस तरीके से करके बिल्कुल एक डिज़ाइनर बेबी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं लैब में, जो कि बहुत ये कंसर्न है ना, बिकॉज ये नेचर के साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, तो इसलिए इस पे ये कंसर्न सबसे बड़ा है। डिज़ाइनर बेबी बन सकती है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है, गॉड के बनाए हुए नेचर के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट तो पड़ ही सकता है। इसमें एडवांसमेंट क्या देखा गया था, हम अभी इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या बहुत तरह की जो भी डिजीज़ है उससे क्योर्ड करने के लिए इंडिया ने भी हालांकि डेवलप किया है। हमने बेसिक्स में देखा था कैसे सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करते हैं बाय द मेथड्स ऑफ ये CRISPR-Cas9। रिसर्चर एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी एडिटेड बनाना को देखो उसने एडिट कर दिया, और उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी और पैथोजेनिक रेसिस्टेंस उसको बना दिया। मतलब केले को हमने क्या किया, वहाँ पे जीन एडिटिंग कर दिया।
तो ये बायोटेक्नोलॉजी ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, उस पर जो है क्या कोई लिमिटेशंस नहीं है। नेक्स्ट बात है, एक आर्टिकल है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टार टी सेल कार टी सेल थेरेपी। इसे मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा न्यूज नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए। मैंने आपको इतनी डिटेल में से पढ़ाया, इतनी डिटेल में कार टी सेल थेरेपी, और वहाँ पे ईच आपको एग्जांपल्स दिया था, डायग्राम दिखाया था। तो यहाँ पे यदि कुछ नया रहता तो पढ़ाते। कार टी सेल थेरेपी यही है, आप एक बार देख लेना नेक्स्ट लेक्चर में जाके, फिर से यदि भूले होंगे तो। इसमें हम लोग क्या किए थे, मान लो ये पर्सन को ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर हो गया था, तो इसका ब्लड हमने निकाला, ब्लड ये है। तो ब्लड में हमने क्या किया, हम एक फिर से आरएनए डेवलप किए। हम ये ब्लड का, मेरे पास ब्लड का कौन सा पार्ट एक्सट्रैक्ट किया, ब्लड का टी सेल इससे निकाल लिया। ब्लड का कंपोनेंट में देखा था बी सेल होता है, टी सेल होता है। पहले तो ब्लड का 3 मेजर कंपोनेंट होता है, ब्लड का 3 मेजर कंपोनेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का एक तो होता है बी सेल और एक होता है टी सेल। हमने इससे एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया टी सेल। ये टी सेल का मान लो डायग्राम है। अब इस टी सेल में हमने क्या किया, एक आरएनए फिर से प्रोड्यूस किया अपने कहाँ पे, अपने लैब में। और ये आरएनए अभी कैसा है, इसमें हमने डाल दिया कार प्रोटीन। मतलब ये आरएनए क्या करेगा, कार प्रोटीन बनाएगा। मतलब कार प्रोटीन जो कि मैन मेड एक रिसेप्टार है, इस तरह का प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन होता है, ये डेवलप कर लेगा, जो कि जाके पकड़ने वाला काम करेगा, कैच करने वाला, इसमें फंसा लेगा किसी को जैसे से जाके चारों बगल से। तो हमने इसको टी सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मेरा कार टी सेल ऐसा बन गया, फिर से हम न्यूट्रिएंट मीडिया में ले गए, ढेर सारा ऐसा सेल बना लिया, कार टी सेल थेरेपी, जिसमें अब इसका ऐसे माउथ बना हुआ है। इसको फिर से उस पर्सन के बॉडी में हमने डाल दिया। डालने के बाद क्या किया, अब जाके ये क्या करेगा, मान लो इसके बॉडी में कैंसर था, कैंसर सेल को सब जाके कार टी सेल थेरेपी ऐसे ऐसे जाके पकड़ लेगा। अब इस चीज़ को, इस प्रोसेस को कहते हैं, मतलब ये जो मॉलिक्यूल बना, दैट इज नोन एज मैक्रोसेलुलार कॉम्प्लेक्स। और हमारे बॉडी को ये बहुत पसंद है। हमारे बॉडी में मैक्रोफेज है, मतलब मैक्रोफेज नाम का एक बैक्टीरिया है जो जिसको बड़ा स्वादिष्ट लगता है ये कॉम्प्लेक्स, उसको जाके सब खा जाएगा। इस तरह से कैंसर सेल से हम क्या करेंगे, सारे कैंसर सेल बॉडी का ख़त्म हो जाएगा और हम हेल्दी हो जाएंगे। तो इस वही सेम चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है। न्यूज में ये है कि फर्स्ट टाइम कार टी सेल थेरेपी को जो है हमने इंडिजेनियसली डेवलप किया, और मतलब खुद से स्वदेशी अपने देश में, जो कि डेवलप किया गया आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा। एंड नथिंग न्यू थिंग्स है, कार टी सेल थेरेपी के बारे में ही बात किया गया। हमने इसे कंप्लीट देखा था, बेनिफिट्स क्या था। कार टी सेल थेरेपी जो है क्या, इसका अल्टरनेटिव पहले था क्या, पर्सन्स को कीमियोथेरेपी करवाया जाता था, जो कि बार बार होता था। बट ये वंस पेशेंट में एक बार कार टी सेल थेरेपी दे दीजिए, वो बिल्कुल कंप्लीट सही हो जाएगा। इसमें रिलेटेड कंसेप्ट में 2 पॉइंट है जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें से बात करते हैं टी सेल और बी सेल क्या है। इम्यून सिस्टम हो गया, एक तो इनेट भी हो गया, एक्वायर्ड भी हो गया। ये जो टी सेल बी सेल है क्या, मतलब तो अंतर क्या है इनेट और एक्वायर्ड में, यह दोनों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। इनेट इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। मतलब सबसे पहले मान लो कहीं पे भी कुछ भी आपके बॉडी में कहीं चोट लगा, अटैक हुआ, कट हुआ, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब इनेट, जो आपके बॉडी में पहले से इम्यूनिटी है, वही उसको किल करेगा। इसको ऐसे एग्जाम्पल्स में समझो, बहुत इस दोनों को ऐसे समझ में आ जाएगा। मान लो ये आप हो, आप नहीं, सॉरी, मान लो मैं ही हूँ। मुझे इससे पहले क्या हुआ था, कोविड हुआ था। तो जब मुझे कोविड हुआ होगा तो उस समय मैंने कोई वैक्सीन वगैरह नहीं ली थी, कोई उसकी तो और क्या थी, कोई सॉल्यूशंस भी नहीं था, कोई मेडिसिन्स भी नहीं था। तो मुझे मान लो कोविड आके आया, कोविड मुझे मान लो लगा होगा, इस तरह का कोविड मुझे आके मेरे बॉडी में आया। बट 7 से 10 दिन में क्या हुआ, मेरा बॉडी सही हो गया, हम कोविड से रिकवर्ड हो गए। जब कोविड से रिकवर हुए होंगे तो मेरा बॉडी, जैसे कोविड का वायरस हमारे बॉडी में इंटर किया होगा, तो हमारे बॉडी का जितना इम्यून सिस्टम होगा सब इसको मारने के लिए लग गया होगा। तो उस समय तक कोविड नाम का जो डिजीज़ होता है हमारे बॉडी को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। बट बॉडी का इनेट इम्यून सिस्टम था, हमारा बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम था, जिसने कि इसको मार के ख़त्म कर दिया। लेकिन अब हमारा बॉडी को पता चल गया, अरे बाबा ऐसा वाला वायरस फिर से आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, चलो ये जो वायरस था ना, इसको मारने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ बॉडीगार्ड को डेवलप कर लेते हैं। हमारा शरीर ने क्या किया, अब 4 इस तरह का बॉडीगार्ड मान लो डेवलप कर लिया, और डेवलप करके इसमें रख लिया।
और अभी रिसेंट में मतलब पिछले साल क्या आया, फिर से कोविड वेव 2 आया। कोविड वेव 2 में मुझे कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में बॉडीगार्ड पहले से डेवलप करके रख लिया। मैं भी सपोज करो कोरोना का दूसरा वेरिएंट होता तो फिर जो पहले का जो मेरे पास इनेट इम्यून सिस्टम था वो उसको मारता, और उसके बाद उस इनेट वाले इम्यून सिस्टम से हमने क्या किया, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लिया। हमें मतलब ज़रूरत था कोरोना को मारने के लिए, तो हमारा बॉडी ने उसे डेवलप कर लिया। इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी एडेप्ट कर लेता है उस चीज़ से। और इस एडेप्टिव इम्यूनिटी का काम करने के लिए यहाँ पे टी सेल और बी सेल बड़ा अच्छा भूमिका निभाता है। दोनों एक मतलब राम और श्याम की तरह का जोड़ी करेगा। मतलब बी सेल इसमें क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। बी यहाँ पे जितने ये जो सिक्योरिटी गार्ड बनाया है ना, ये बी सेल क्या किया है, एंटीबॉडी बना के रख दिया है। लेकिन ये जो है बी सेल तभी एक्टिवेट होगा, उसके लिए पहले क्या करना होगा, टी सेल उसको जाके बताएगा। टी सेल बोलेगा क्या, एक्टिवेट करेगा, तब जाके बी सेल वर्क करेगा। तो दोनों साथ में काम करता है, बी सेल और टी सेल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। देखो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है कि टू स्टडी द जीन, मतलब पूरा का पूरा जीन, पूरा सेट ऑफ क्रोमोजोम को खोल के इंड टू इंड जोड़ दो और उसमें स्टडी करना जीन को, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, कैसे इंसान इवॉल्व हुआ फ्रॉम थ्रू आउट द हिस्ट्री से, कैसे हमारे जीन में कुछ चेंजेज आया, इन सभी का स्टडी कहलाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। न्यूज में इसलिए है, रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च एंड इंटरनेशनल टीम डिस्क्राइब्ड फर्स्ट एवर सीक्वेंसिंग ऑफ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम। तो क्या उसने बताया, इंटरनेशनल टीम ने डिस्क्राइब किया कि उसने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट एवर सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, मतलब पूरी इंसान की जो जीनोम की जो स्टडी है उसने कंप्लीट किया। मोर न्यूज प्रीवियसली एफर्ट, इससे पहले भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे, लेकिन उस समय ओनली हम लोग जो है ना 8% ऑफ आवर जीनोम को ही हम लोग क्या कर पाए थे, स्टडी कर पाए थे, सीक्वेंस कर पाए थे। अभी हमने कंप्लीट उसको कर लिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब सीक्वेंसिंग मीनिंग डेसिफर्ड, डेसिफर्ड मतलब उसको समझना, स्टडी करना, द ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड, रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे कि हमने आपको बताया था कि पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारा जो स्टार्ट होता है, हमारा जो डीएनए बना होता है ना, कंप्लीट डीएनए 4 ही मॉलिक्यूल से बना होता है। यही जो हमारे पास ये जो देखते हैं पूरा कलर, बस यही 4 ATGC और कुछ नहीं, इसी 4 ATGC से ही पूरी कहानी चलती है। तो इसे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर भी कहते हैं। तो वही डीएनए न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे बात करते हैं एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, दैट मेक्स अप ऑर्गेनिज्म डीएनए, जो हमारा डीएनए होता है। जीनोम, जीनोम मतलब अ जीनोम इज ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को जीनोम कहते हैं। जब ऑल क्रोमोजोम्स को आप 23 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम को जोड़ देते हो, इसको और डिटेल पिक्चर में देखो, ये पूरा सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में एक क्रोमोजोम को जब निकाला, एक क्रोमोजोम को इस तरह से सब पूरा धागा को और खोल रहे हैं, खोलते खोलते पूरी की पूरी पार्ट को डीएनए कहते हैं, बीच में कोडिंग वाले पार्ट को जीन कहते हैं। ये सब हमने, अब तो हमारे लिए बच्चों का खेल हो गया, ये सब तो हम लोग खेल सकते हैं इस पर। एप्लीकेशंस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, हम इसमें से जब हम पूरी मान लो जीन को स्टडी कर ले, तो सिंपल सी बात है, ये आप खुद कॉमन सेंस से बता सकते हो। हम अधिक अच्छे से समझेंगे, अपनी इवोल्यूशन को समझेंगे जब हम स्टडी कर लेंगे हमारा जीन कैसे इवॉल्व किया। तो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी, आइडेंटिफाइंग जीनोम काउज ऑफ रेयर डिजीज़, हमें कोई रेयर डिजीज़ क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है, जब हम पढ़ेंगे, हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। आइडेंटिफाइंग जेनेटिक म्यूटेशन इन वायरस एंड इट्स इवोल्यूशन स्प्रेड, कि वायरस क्यों कोई म्यूटेट हो रहा है, वायरस नया वायरस कैसे बन जा रहा है, तो उसकी इवोल्यूशन कैसे हो रही है, उन सब चीज़ को भी हम समझेंगे जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो और सारी इनिशिएटिव्स क्या क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग पे, इंडिजेन प्रोग्राम, इंडिया ने भी इस पर कई सारा प्रोजेक्ट किया, उसमें से 2 प्रोजेक्ट के बारे में। एक तो इंडिजेन प्रोजेक्ट, जहाँ पे कि हमने क्या किया, एम्स टू अंडरटेक होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स का हम क्या करना चाह रहे थे, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम को स्टडी करना चाहते थे, और उससे हम देखना चाहते थे कि डाइवर्स इथनिक ग्रुप का क्या रिलेशन है हमारे जीनोम से। यह किसके द्वारा फंडेड था, तो CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक दूसरा प्रोजेक्ट था, एम्स टू कलेक्ट 10,000 जेनेटिक सैंपल्स फ्रॉम सिटीजन अक्रॉस द इंडिया। हर इंडियंस का हम 10,000 सैंपल को, इस बार 10,000 सैंपल हमने लिया, और ये हो रहा था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। उसके बाद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि यूनिवर्सली चला पूरी इंटरनेशनल लेवल पे। यह एक इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट था
टू डिटरमाइन डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटायर ह्यूमन जीनोम। यह स्टार्ट हुआ था 1990 और कंप्लीट हुआ था 2003 में। इसे हमने अपने बेसिक्स में कवर किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। जीनोम सर्विलेंस, जीनोमिक सर्विलेंस पे बात है। क्यों बात है ये? अभी हम क्या देख रहे हैं, हर मंथ 2 मंथ 3 मंथ पे न्यूज़ मिल जा रहा है क्या, वो वायरस का वेरिएंट बदल गया, कोरोना का ये वेरिएंट आ रहा है, कोरोना का वो वेरिएंट आ रहा है, मतलब वेरिएंट चेंज हो रहा है। तो मतलब with the outbreak of several pathogens, their variant including COVID-19, monkeypox in recent years, the need to build a sustainable system for genomic surveillance is felt। मतलब हम क्या करें, एक सर्विलेंस सिस्टम बना ले जिसमें कि हम डेली कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहेंगे कि कौन सा पैथोजन का कौन सा चीज़ चेंज हो रहा है, जिससे कि हम ग्रेटर लेवल पे अपनी हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। और जब जैसे ही म्यूटेशन होगा कोई वायरस में, उसकी जेनेटिक में मेकअप चेंज होगा तो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसलिए बात हो रहा है जीनोम सर्विलेंसिंग पे। व्हाट इज जीनोमिक सर्विलेंस? इट इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग ऑफ पैथोजन को हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहेंगे वो कैसे चेंज हो रहा है, एंड एनालिजिंग देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, और क्या उसमें डिफरेंसेस आ रहा है वायरस बैक्टीरिया पैथोजेंस में, वो चीज़ हम उसमें स्टडी करके देखते रहेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हम डिजीज़ को इजीली मॉनिटर कर पाएंगे। कोई वायरस में मान लो पार्टिकुलर प्लेस पे डीएनए चेंज हो रहा है, हमें पता है पहले से, हम उसको इजीली क्योर कर पाएंगे, कंट्रोल पैथोजन कर पाएंगे, मतलब उसे इसी तरह सा। और जब हमें वैक्सीन बनाना हो तुरंत वैक्सीन बना लेंगे, डिजीज़ को तुरंत क्या करेंगे, क्योर कर देंगे। एंड रिकमेंडेशन फॉर पब्लिक के लिए रिकमेंड कर देंगे, आप ये काम मत कीजिए, ये काम कीजिए, ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा। जीनोम सर्विलेंसिंग इन इंडिया में क्या इसमें है, तो हमने हमारे पास ऐसा है, हम भी इस पे काम कर रहे हैं। एक तो रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी है जो कि सर्व एज द रीजनल हब फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, एक तो ये हमने डेवलप किया है। उसके बाद दूसरा इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम मतलब कई सारे कंपनीज, कई सारे इसमें मिल के काम कर रहे हैं इसको, जहाँ पे कि हम SARS-CoV-2 मतलब कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। जीनोमिक सीक्वेंसिंग ऑफ SARS-CoV-2 अक्रॉस द नेशन। उसके बाद इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्विलेंस कंसोर्टियम भी हमने डेवलप किया है, इज प्रपोज्ड ऑन द लाइन, ये भी प्रपोज्ड है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, रिलेटेड न्यूज़, WHO की जो साइंस काउंसिल है उसने इशू किया इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन एक्सेलरेटिंग एक्सेस टू जीनोमिक्स फॉर द ग्लोबल हेल्थ। WHO ने क्या कहा, देखो जितने भी पुअर कंट्री हैं, गरीब कंट्री हैं, उसके पास इतनी सोर्स नहीं है, उतनी पैसे नहीं है कि वो भी रिसर्च कर पाए, जीनोमिक्स स्टडी कर पाए। तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं तो वो होना चाहिए किसके लिए, ग्लोबल हेल्थ के लिए, पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। कोई भी कंट्री अपने आप को फील असेम्ड ना करे, फील अपने आप को ऐसा नहीं करे कि वो छूटा हुआ है। तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए होगा। SC मतलब साइंस काउंसिल को वाज एस्टेब्लिश्ड 2021 बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। इसके बाद आर्टिकल बात कर रहा है क्लोनिंग पे। यहाँ पे भी कंप्लीट फ्रॉम ईच पॉइंट टू लास्ट आर्टिकल तक एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मुझे लगा कि न्यू है। यहाँ पे एनिमल क्लोनिंग और थोड़ी थोड़ी बात पे अलग अलग बात कर रहा है। हमने आपको क्लोनिंग का हर एस्पेक्ट पढ़ा दिया, एनिमल क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग, और क्लोनिंग का जब हम बात कर रहे थे आपको मोनोजाइगोटिक ट्विंस को भी हमने डिटेल में पढ़ाया, जीन DNA क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ये सभी चीज़ हमने आपको पढ़ा दिया है। आप एक बार फिर से जाके यदि भूल रहे हैं तो देख लीजिए, इसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं था। बस इसमें न्यूज़ में ये है कि चाइना ने सक्सेसफुली एक क्लोन्ड वाइल्ड एक्रेटिक उल्फ को डेवलप किया है, जो कि पहली बार ऐसा कुछ दुनिया में हुआ। जब भी अभी कोई क्लोन हो रहा है, जैसे सिप को जब किया तो पहली बार था, हमने कई सारे ऑर्गेनिजम्स को देखा, तो चूंकि तो इसमें चाइना ने क्लेम किया, हमने ये कर लिया। तो ये है बस न्यूज़ में था, बाकी और सब चीज़ जो है हमने इसको कंप्लीट देखा था, आप उसे देख लीजिएगा जाके फिर से यदि भूल गए हैं तो। नेक्स्ट उसके बाद है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी एक डाटा सेंटर ओपन करना चाह रहे हैं। रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC वॉज इनॉग्रेटेड एट फरीदाबाद, हरियाणा। हमें ये भी नीड ऑफ टाइम था कि बायोलॉजिकल डाटा के लिए हमारे पास एक जगह होना चाहिए सुरक्षित, तो हमने फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में से डेवलप किया है। अबाउट इसके बारे में क्या है, IBDC के बारे में, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के बारे में, फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा इन इंडिया। ये पहला ऐसा होगा जहाँ पे कि हम रिपोजिटरी मतलब अपनी बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर कर सकते हैं।
IBDC इज अ मैंडेटेड टू आर्काइव ऑल लाइफ साइंस डाटा, जितने भी लाइफ साइंस से रिलेटेड होगा, वो बायोलॉजी से रिलेटेड डाटा होगा, हम उसको वहाँ पे रखेंगे। इस्टेब्लिश्ड एट रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का रीजनल सेंटर है एट फरीदाबाद, हमने वहाँ पे बनाया। कैपेसिटी कितनी है, ये यहाँ पे जो स्टोरेज है हमारा 4 पेटाबाइट है, 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर, और उसका नाम हमने दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म है उसका नाम रखा है हमने, तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 4 पेटाबाइट का मतलब क्या होता है, 1 पेटाबाइट मतलब होता है 1024 TB, और 1 TB में होता है 1000 GB, तो ऐसे तरह से, तो 1 पेटाबाइट का मतलब इतना GB हो गया, 4 पेटाबाइट का इतना GB हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना 4 पेटाबाइट, नाम उसका ब्रह्म है। सपोर्ट किसका है इसमें, सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डाटा शेयर FAIR, एज पर FAIR, मतलब इस बेसिस पे डाटा शेयर होगा। फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल, रीयूजेबल प्रिंसिपल पे हम डाटा को शेयर करेंगे। ऑल्सो कंटेन जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम, मतलब यहाँ पे हम उसकी डाटा को भी सीक्वेंस रख सकते हैं, किसका, इंडियन SARS-CoV-2 का। अंडर IBDC करंटली 2 सेक्शंस हैव बीन डेवलप्ड, इसमें हमने अभी करंटली में 2 सेक्शन डेवलप किया है। एक क्या होगा, इंडियन न्यूक्लियोटाइड डाटा आर्काइव, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, डाटा जनरेटेड फ्रॉम पब्लिक फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट से जो भी होगा उसे हम रखेंगे। और दूसरा होगा इंडियन न्यूक्लियोटाइड डाटा आर्काइव, जो इसका कि बहुत लिमिटेड एक्सेस होगा, कंट्रोल्ड एक्सेस होगा। ये वाला जो होगा ना, इंडियन न्यूक्लियोटाइड डाटा आर्काइव, इसमें इसकी डाटा को हम जो भी इसकी स्टेक होल्डर होगी उसके साथ हम इसको शेयर करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या होगा, कि सिग्निफिकेंस ऑफ IBDC, एड मॉडर्न रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल डाटा कंसोर्टियम। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जब डाटा रहेगा तो मॉडर्न जब रिसर्च करेंगे तो उसमें वो डाटा यूज़ होगा। सिक्योरिंग डाटा एंड इंश्योरिंग डाटा अवेलेबिलिटी फॉर ऑल, सबके लिए जिससे भी डाटा की जरूरत होगी वो डाटा यूज़ कर सकता है, उस डाटा को शेयर उससे हो जाएगा। हम जोनोटिक डिजीज़ को स्टडी कर सकते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ मल्टी ड्रग एंड एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंस TB, एड इन सर्च फॉर टारगेट फॉर न्यू थेरेपीज एंड वैक्सीन्स। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आर्टिकल्स है। उसके बाद है एक छोटा सा न्यूज है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है जीन बैंक प्रोजेक्ट को। यह एक टाइप ऑफ बायो रिपोजिटरी टू प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो। प्लांट में आप क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं इस जीन बैंक में जाके, उसका मान लो सीड को, प्लांट को, टिश्यू कल्चर को, और एनिमल यदि कोई चाहता है कि अपना स्पर्म और एग को जमा करके रखे तो जीन बैंक में हम जाके वहाँ पे रख सकते हैं। एट नेशनल लेवल पे क्या, ये तो हो गया आपको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एट नेशनल सेवरल सच फैसिलिटीज आर एस्टेब्लिश्ड, जैसे नेशनल जीन बैंक है हमारे पास, नेशनल एनिमल जीन बैंक, और इंडियन सीड वॉल्ट एट चांगला लद्दाख में हमने बनाया है, जहाँ पे कई तरह के वेराइटीज़ ऑफ सीड हमने इसको जीन, वहाँ पे उसके जीन को हमने सेव करके रखा है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। हमने एक पोर्टल तैयार किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अ पोर्टल टू ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर अ रिसर्च प्रपोजल ऑन अ सिंगल पोर्टल। ठीक है, कोई भी रिसर्च प्रपोजल आता है उसको एक पोर्टल बना दिया, वहाँ पे आएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत फास्टली एज अ सिंगल रूट टू डायरेक्ट एप्लीकेंट टू रेगुलेट एजेंसीज। किसी एजेंसी को रेगुलेट करना है, उसे कोई रिक्विजिट अप्रूवल देना है, उसे कुछ डाटा लेना है, तो वो सारा काम हम इस पोर्टल पे कर लेंगे। ये जो आईडी होगा बायो RRAP जनरेट थ्रू दिस पोर्टल इज लिंक्ड विद द पोर्टल्स ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसी। ये पोर्टल कई सारे रेगुलेटरी एजेंसी से क्या होगा, लिंक रहेगा। देखो सिंपल सा आम भाषा में ये समझते हैं इसको, क्या ये जो पोर्टल है इस पे आपको जितनी भी मान लो प्रपोजल्स आएगा, उस प्रपोजल को जो स्टेक होल्डर की उसमें से मान लो हिस्सेदारी होगी वो उससे डायरेक्ट देख लेगा और उसे अप्रूवल ईजिली मिल जाएगा। तो ये इसमें हम बात करेंगे। दिस विल प्रोवाइड मोर क्रेडिबिलिटी टू सच बायोलॉजिकल रिसर्च एंड विल स्ट्रेंथन इंटर डिपार्टमेंटल सिनर्जीज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। इंटर डिपार्टमेंट सिनर्जी मतलब क्या, सब डिपार्टमेंट मिल के जुड़ के फास्टली काम करेंगे, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगा, यही इस बात में है। उसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल है मोलिकुलर मोटर। तो साइंटिस्ट हैव बिल्ट अ मोलिकुलर स्केल मोटर यूजिंग DNA ओरिगेमी मेथड। DNA ओरिगेमी मेथड क्या होता है, जिसमें कि आप क्या करते हो, DNA को फोल्ड करके क्रिएट करते हो 2D और 3D टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ये सारा वर्क होता है नैनो स्केल पे, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में हम इस ऑपरेट करते हैं।
जहाँ पे कि डीएनए को फोल्ड करके हम बनाते हैं। और अभी हम इसमें क्या करना है, बिल्ट अ मोलिकुलर स्केल मोटर। इसका क्या होगा, ये जो मोलिकुलर मोटर होगा आर क्लास ऑफ प्रोटीन दैट ड्राइव इंटरसेलुलर मूवमेंट। इंटरसेलुलर मूवमेंट ये वर्क करेगा इससे, और बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मोलिकुलर मोटर रोल्स इन आवर बॉडी, जैसे मसल कॉन्स्ट्रक्शन है, सेल डिवीज़न है, ये सब काम मान लो यदि उसे जैसे ये क्यों होता है, जैसे आप अपने हाथ के मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हो बिकॉज ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो सेम टाइप ऑफ हम मोलिकुलर मोटर हमने साइंटिस्ट ने डेवलप किया है बाय यूजिंग डीएनए ओरिगेमी मेथड। और डीएनए ओरिगेमी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अपने डीएनए को फोल्ड कर देते हैं, और फोल्ड करने के बाद 2D और 3D टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किस स्केल पे, एट नैनो स्केल पे। तो यहाँ पे बस आपको एक बात याद रखनी है, ये वर्क होता है नैनो स्केल पे। तो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल अब नहीं है, ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी कवर कर लिया। इसके बाद की वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक जो कि IT एंड कंप्यूटर्स होगा।